सिमरन जी, यही इलाज करवा लेती है ना। क्यों खामखा बेटे बहू के यहाँ शहर जाना। मेरा दिल नहीं हो रहा है सिमरन जी शहर जाने का। ऐसे कहते कहते भरत जी थोड़ी चिंतित हो जाती है, जिसे सुनकर सिमरन जी कहती है, पर आप जाना क्यों नहीं चाहते हैं जी। देखिए, राहुल ने हमें खुद फोन करके वहाँ बुलाया है, और वैसे भी आपकी बीमारी का इलाज अब यहाँ पर कहाँ से होगा राहुल के पापा। इसीलिए ज्यादा सोचिए मत और शांत मन से बेटे बहू के यहाँ चलने की तैयारी कीजिए। पर सिमरन, यहाँ भी तो मेरा इलाज हो ही सकता है ना। माना अपना शहर दिल्ली जितना बड़ा नहीं है, पर यहाँ भी तो अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल है ना। तो यहीं अपना इलाज करवा लेता हूँ मैं। वैसे भी खर्चा पानी तो खुद ही करना है, तो फिर यहाँ रहो कि बेटे के पास, बात तो बराबर ही है ना। बिस्तर पर लेटे लेटे भरत जी सिमरन को कहते हैं, जो वहीं बेटे के पास जाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, तो अब समझ में आया मुझे राहुल के पापा, आप जाने से क्यों मना कर रहे हैं। पैसों को लेकर आप बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया अगर हम अपने कमाए पैसे से खुद का इलाज करवा रहे हैं। आखिर क्या फर्क पड़ता है, पैसा हम दे या राहुल दे, जाना तो घर से ही है ना। फिर कहीं से भी जाए, पर मेरे लिए तो आपका स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। आप है तो सब कुछ है। ऐसा कहते कहते सिमरन जी थोड़ी भावुक हो जाती हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले अचानक भरत जी की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी और सीने में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। इसीलिए उन्हें गांव के डॉक्टर को दिखाया, पर वो दवाई ज्यादा काम नहीं कर रही थी। इसीलिए सिमरन जी ने अपने बेटे राहुल को बताया, तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। पर शहर आने से पहले राहुल ने साफ साफ लफ्जों में अपनी माँ को कहा, माँ खाली हाथ मत आना, पापा के इलाज के पैसे भी लेकर आना, तभी मैं आगे डॉक्टर से बात कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं पापा के इलाज पर खर्च कर सकूं। बस यही बेटे के कहे शब्द सिमरन जी के दिमाग में हिलोरे मार रही थी कि कैसे बीमारी के खर्च का नाम सुनकर राहुल ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे। कैसे उसने फट से कह दिया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पापा के इलाज में इतने पैसे दे सकूं। बाप के इलाज के लिए 5 लाख नहीं दे सकता था, और बीवी के लिए गहने खरीदने के लिए तुरंत पैसे बरसने लगे। मन तो इस बात से उनका भी दुखा था, पर भरत जी के सामने चुप हो गई, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पति की चिंता थी। वो किसी भी तरह भरत जी को स्वस्थ तंदुरुस्त देखना चाहती थी, इसीलिए इस बात पर कोई बहस नहीं की। मन में सिमरन जी के सब उथल पुथल चल ही रहा था कि भरत जी कहते हैं, सिमरन कहाँ खो गई। मैं कब से एक गिलास पानी मांग रहा हूँ और तुम हो कि पता नहीं कहाँ खो गई। जी अभी लाई, कहकर सिमरन जी रसोई से एक गिलास पानी लाकर देती है और जल्दी से अपना सामान बांधने लगती है। कल सुबह की ही ट्रेन थी। भरत जी का तो रत्ती भर भी मन तो नहीं था, पर इलाज के लिए जाना ही पड़ा, क्योंकि दिल्ली में अच्छे अच्छे अस्पताल थे और हार्ट सर्जरी के लिए दिल्ली से अच्छा कोई शहर ही नहीं था। इसीलिए समय से स्टेशन पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचने के 2 दिन बाद ही डॉक्टर ने उन्हें हार्ट सर्जरी की सलाह दी, क्योंकि उनके 2 वाल्व ब्लॉक था। इसीलिए छोटा सर्जरी कहने को बोले। 2 दिन बाद उनका हार्ट सर्जरी था, जिसका अपॉइंटमेंट पहले से ही राहुल ने ले रखा था। 2 दिन बाद बीपी शुगर सब नॉर्मल होने के बाद भरत जी का हार्ट सर्जरी हो जाता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो बेटे बहू के यहाँ आ जाती है, ताकि बीच बीच में डॉक्टर को दिखाया जा सके। अभी 1 हफ्ता ही हुआ था भरत जी की सर्जरी का, और डॉक्टर ने उन्हें थोड़ा थोड़ा कमरे में ही टहलने को बोले थे। इसीलिए वो कमरे से निकलकर हॉल में टहल रहे थे कि तभी वहाँ राहुल आता है और कहता है, पापा आप अपने कमरे में ही टहला कीजिए। वो क्या है ना, सौम्या को यूं ऑफिस से आते ही आपका हॉल में टहलना पसंद नहीं आता है। उसे ऑफिस से आते ही टीवी देखने की आदत है, इसीलिए कह रहा हूँ।
राहुल की बात सुनकर भरत जी और सिमरन जी दंग रह जाती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते हैं। एक संडे जब सौम्या घर पर थी तो अपने और राहुल के लिए चाय बना रही थी, जिसे देखकर सिमरन जी भी सौम्या को बोली, बहू तेरे पापा जी के लिए भी एक कप चाय और बना देना। वो क्या है ना, उन्हें ठंड लग रही थी, बारिश की वजह से तो उन्हें भी एक कप चाय दे देना। ऐसा कहकर सिमरन जी अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी सौम्या गुस्से से कहती है, मम्मी जी राहुल ने अभी अभी तो आपको और पापा जी को चाय दी थी और अब फिर से। देखिए इतनी चाय पीना अच्छा नहीं है, थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए। बार बार क्या चाय पीना और खाना खाना। और वैसे भी मैं यहाँ आप लोगों के लिए चाय और खाना बनाने नहीं आई हूँ। मेरे पास आप लोगों के अलावा भी 100 काम है, इसीलिए आइंदा मेरे से यूँ फरमाइशें मत किया कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सौम्या के ऐसे शब्द सुनकर सिमरन जी हक्की बक्की रह गई। ऐसा लगा जैसे उनके शब्द मुंह में ही अटक गए, क्योंकि राहुल भी वहीं खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। पर सौम्या को डांटने की बजाय सौम्या की हाँ में हाँ मिला रहा था। इसीलिए बिना कुछ कहे सिमरन जी वहां से अपने कमरे में आ जाती हैं और चुपचाप आकर बैठ जाती है। सिमरन जी की चुप्पी देखकर भरत जी समझ चुके थे कि फिर से उन दोनों ने कुछ न कुछ कहा है। इसीलिए वो भी सिमरन जी का खामोश चेहरा देखकर शांति से अखबार पढ़ने लगते हैं। दरअसल सौम्या बेहद ही नकचढ़ी और गर्म मिजाज लड़की थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह थी और ना घर परिवार की परवाह थी। वो बेहद घमंडी लड़की थी, उसे सिर्फ खुद से मतलब था। सौम्या किसी बड़े इंटरनेशनल कंपनी में बड़े पोस्ट पर काम करती थी, इसीलिए हमेशा एटीट्यूड में रहती थी। और राहुल एक कंपनी में इंजीनियर था, इसीलिए काम से जल्दी घर आ जाता था और घर की सारी जिम्मेदारी वही निभाता था। यहाँ तक कि रसोई में खाना भी बनाता था और सौम्या के अनुरूप ही चलता था। सौम्या को साफ सफाई और अप टू डेट घर चाहिए रहता था, इसीलिए राहुल इसके लिए अपने माँ पापा को भी बोलने से नहीं चूकता था। तभी तो हर छोटी छोटी चीज के लिए कभी भरत जी को तो कभी सिमरन जी को टोकता रहता था। अभी उस दिन की ही बात थी जब भरत जी पानी पीकर गिलास डाइनिंग टेबल पर ही छोड़कर जाने लगे कि तभी राहुल भरत जी को कहता है, पापा ये गिलास यहाँ टेबल पर से हटाकर अंदर रसोई के सिंक में रख कर आइए। कितनी बार कहा है आपसे कि ऐसे ही कोई सा भी सामान यहाँ वहाँ मत छोड़िए। कभी गिलास तो कभी अखबार तो कभी आपका तौलिया, कभी आपका चश्मा तो कभी आपकी दवाइयाँ इधर उधर बिखरा ही रहता है। अरे कभी तो उसे जगह पर रखा कीजिए। पूरे घर में आप लोगों का जमावड़ा ही बिखरा रहता है। आपको पता है ना, सौम्या को ऐसा बिखरा घर पसंद नहीं है। फिर भी आप अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ऐसा कहकर राहुल अपने काम में लग जाता है और भरत जी मुंह देखते रह जाती है कि तभी सिमरन जी आती है और जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई में लग जाती है, ये सोचकर कि उस दिन की तरह फिर से ना सौम्या गुस्से से तमाशा करने लगे। आज फिर से बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर भरत जी भौचक्के के रह गए। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आए थे, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर है ही नहीं। वो तो यहाँ बस एक मेहमान है, जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय भी पी लेते थे, मन मर्जी से कुछ भी खा लेते थे, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता था। मजबूरी में वो यहाँ आए थे।
वे दोनों अच्छे भले गांव में रह रहे थे। आज उनका मन बहुत दुख रहा था। इसीलिए सिमरन जी से कहती है, सिमरन यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा घर नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे कि मत चलो बेटे के घर। दुखी आत्मा से कराहते हुए भरत जी बोले जा रहे थे कि तभी सिमरन जी कहती हैं, आप चुपचाप लेटे रहिए और शांति से डॉक्टर की दवाइयाँ खाइए। मुझ कम पढ़ी लिखी को तो समझ भी नहीं आती है कि कौन सी दवाई कब खानी है और कितना खाना है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी है बेटे बहू ने यहाँ रखा तो है ना, एक बार आपका इलाज हो जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। सिमरन जी भरत जी को दिलासा देते हुए बोली। खैर जैसे तैसे 25 दिन बीत गए और डॉक्टर ने कुछ दिन और रुकने को बोले भरत जी को, ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। मन मारकर रुकना ही पड़ा, क्योंकि उन दोनों के पास कोई विकल्प नहीं था। इधर सिमरन जी भी डायबिटीज की मरीज थी, इसीलिए उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। एक दिन जब शाम को रोटी बनाने वाली नहीं आई थी तो उन्हें जोरों की भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ खाना बनाने वाली ही जा सकती थी। सिमरन जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए वो भूख से बेचैन हो रही थी, जिसे देखकर भरत जी सिमरन जी को कहती है, मुझे पता है सिमरन तुम्हें भूख लग रही है और आज खाना बनाने वाली भी नहीं आई है अभी तक, पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकती हो। सिमरन पर सोचो, अगर हम अपने घर में होते तो तुम्हें क्या कभी ऐसे तड़पना पड़ता? नहीं ना, इसीलिए तो कहता हूँ सिमरन चलो अपने घर चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। अभी भरत जी ये सब कह ही रहे थे कि तभी राहुल कमरे में आता है और कहता है, सौम्या और मुझे एक पार्टी में जाना है तो हमें आने में लेट हो जाएगा और आज खाना बनाने वाली भी नहीं आई है, इसीलिए सुबह की रोटी कैसरोल में रखी हुई है, वो आप दोनों खा लेना, साथ में मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। राहुल के ऐसा कहने पर सिमरन जी कहती है, लेकिन बेटा तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट है और अभी अभी उनकी छोटी सर्जरी हुई है, ऐसे में उन्हें बासी रोटी खाना सही नहीं है, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सिमरन जी अभी बोल ही रही थी कि राहुल उनकी बातों को अनसुनी करते हुए सौम्या के साथ पार्टी में चला जाता है। उन दोनों के जाते ही सिमरन जी रसोई में जाती है और कैसरोल को खोलकर देखा तो उसमें 2 पतली पापड़ सी सूखी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी, आखिर अपने गांव में हमेशा गरम और मोटी रोटी खाई थी। इसीलिए सिमरन जी ने हिम्मत करके भरत जी के लिए दलिया चढ़ा दिया, फिर उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद वो रोटी खा ली और अपने कमरे में सोने चली गई, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सुबह तेज आवाज से उनकी नींद खुली तो सीधा उठकर बाहर आ गई। उनके बाहर आते ही राहुल चीखते हुए अपनी माँ से कहने लगा, मम्मी आपने किसकी इजाज़त से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरा रसोई बिखरा कर छोड़ दिया? वो तो बेटे के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई, पर उन्हें समझ आ गया था कि ये उनके बेटे की जुबान नहीं थी, बल्कि वो बहू की जुबान से बोल रहा था, क्योंकि बहू को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती थी, सब कुछ बेटा ही कह देता था। आज सिमरन जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गई। हाँ पता है ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी और तेरी पत्नी की ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी जमीन बेचकर तुझे दिलाया था, पर फिर भी इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है।
हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सके। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काटकर तुझे दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी। तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे पापा अपनी पसंद भुला देते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपने बचपन में मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल सब पूरे घर में फैले रहते थे। तेरे गंदे जूते की मिट्टी से रोज आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता था, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाजत नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरे माँ बाप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते हैं। हम लोग आज ही गांव चले जाएंगे, हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो, और तेरे पापा का इलाज भी खुद शहर आकर करवा लूंगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास में ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए तनिक भी शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखे? तू इतना भी नहीं सोचा कि वो अभी कमजोर है और बीमार भी है? गिलास और सामान तू भी अंदर रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। ऐसा कहकर सिमरन जी तुरंत अपना सामान बांधने लगी और दोपहर तक भरत जी के साथ अपने गांव के लिए निकल गई और वापस कभी लौटकर नहीं आई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे से सदा सदा के लिए रिश्ता भी तोड़ लिया और अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया। सिमरन जी और भरत जी के ऐसा करने से राहुल को शुरू शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर गुजरते वक्त के साथ जब सौम्या अपने और अपने माता पिता में व्यस्त रहने लगी, तब राहुल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। उसका मन उसे धिक्कारने लगा था, क्योंकि उसने अपने माँ पापा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था, जिसकी माफी नहीं मांगी जा सकती थी। इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटने लगा, पर उसके उस घुटन से सौम्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ आज भी वैसे का वैसा ही था। आज सौम्या तो खुश थी राहुल को अकेला करके, पर राहुल उस दिन के बाद से कभी खुश नहीं रह पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माँ पापा का कुड़न उसे जीने नहीं दिया। राहुल को अपनी गलती का एहसास तो जरूर हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज राहुल अपने माँ बाप को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था, जिसका अफसोस उसे ताउम्र तड़पाता रहा। उन दोनों के जाने के बाद भी 20 साल बाद, आज 20 साल बाद राहुल और सौम्या की संतान ने भी जब उनके साथ ऐसा ही किया, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सौम्या को एहसास तो था कि उसने अपने सास ससुर के साथ क्या किया, पर कभी जाहिर नहीं होने दिया। राहुल तो हर समय तड़पता रहा और आज पछता भी रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समय लौट कर आता है, जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं वही हमारे बच्चे हमारे साथ भी एक दिन जरूर करते हैं। यह तो कर्म है, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और कहानी को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।